हॉल बुक हो चुका है, तारीख फिक्स हो चुकी है, बीजेपी का नेता भी तय हो चुका है जिसे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी है। बड़ा मुद्दा यह है, क्या एंटी इनकम्बेंसी भी है? तो मैं कहूंगा हाँ। में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा कभी भी नहीं बना है चुनाव में। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि मुद्दा नहीं बना अभी। 2 रुपए की सरकार राहत देती है पेट्रोल डीजल पर, ये एक तरह से जो जख्म होते हैं ना उस पर नमक होता है। कि नेता चीख कर अब बोल रहे हैं कि असम के वो जो लोग एनआरसी से गायब दिखे थे उसमें से 10 से 12 लाख जो हिंदू है, सीए आने के बाद उनको तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो 1.5 लाख मुस्लिम हैं वो कहां जाएंगे? तो हिंदुस्तान की जमीन से अगर हिंदुत्व वाली सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, आप मान रहे हैं? अरे भैया वो तो 365 दिन उसकी बात करते हैं। सांप्रदायिक सरकार है विदेश में, सांप्रदायिक नहीं है, राष्ट्रीयता वाली सरकार है। नहीं, आपने बोला हिंदुत्व की सरकार है, आपने बोला आगे लेने वाली। बिल्कुल, हिंदू जो भारत के वासी हैं वो हिंदुत्व को मानते हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में मजहब को मानते हैं। केजरीवाल हिंदुत्व का मतलब नहीं बोलते हैं, हिंदुत्व का मतलब सनातन नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू का मतलब सनातन नहीं, बिल्कुल नहीं, सनातनी हिंदू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये इसकी संज्ञा दी है कि जो भारत में रहते हैं वो हिंदू हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से पहले भी सनातन आ चुका है, बहुत पहले ही। आप यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी बहुत अनलकी हैं कि वो नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के रूप में खड़े हैं, और नरेंद्र मोदी बहुत लकी हैं कि उन्हें राहुल गांधी के रूप में विपक्ष मिला है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए और बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाती है, या फिर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के अच्छे दिन आएंगे। तो विजेंद्र, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं या फिर इंडी गठबंधन के अच्छे दिन आएंगे? देखिए, ये स्पेकुलेट करना कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये बिल्कुल आसान है। जो वेव चल रही है वो कई बार दिखती भी है और कई बार जनता के जरिए हम सुनते भी हैं कि किसी पार्टी की वेव है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है, क्या एंटी इनकम्बेंसी भी है? तो मैं कहूँगा हाँ, एंटी इनकम्बेंसी है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। 2 रुपए की सरकार राहत देती है पेट्रोल डीजल पर, ये एक तरह से जो जख्म होते हैं ना उस पर नमक होता है। 10 रुपए की उम्मीद जनता कर रही थी और सत्ता विरोधी लहर जरूर है। सत्ता विरोधी लहर नहीं होती तो सरकार को एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए और पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, लेकिन जो विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं सत्ता विरोधी लहर को भुनाने के लिए, उनको वो पूरी तरीके से भुनाने में अभी तक असफल रहा है। मोदी अपनी चीजें गिना रहे हैं, एक एक चीजें गिनाते हैं, वो अपना कुनबा बढ़ाते जा रहे हैं। मोदी का परिवार टैक्स से जो जोड़ते जा रहे हैं लोगों को, मोदी की गारंटी उसके भी जरिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन विपक्ष है वो उन्हीं में उलझा हुआ है। अभी कहीं ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है, कहीं पीडीए का कार्ड खेला जा रहा है, और कहीं तो बात हो रही है कि जनसंख्या, जाति आधारित जनसंख्या करवाई जाए, जनगणना करवाई जाए। लेकिन जो असली मुद्दे हैं जो जिनसे सीधे जनता का सर उगार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरी का है, इससे कहीं दूर दूर तक विपक्ष इसको टच करता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन आशीष, इतिहास गवाह है कि आजाद भारत में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा कभी भी नहीं बना है चुनाव में। या तो यहाँ पे धर्म मुद्दा बनता है या घोटाले मुद्दा बनता है। देश का दुर्भाग्य रहा कि मुद्दा नहीं बना अभी तक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज खत्म हो गई, लगभग 2 महीने चली। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी उस तरह से जो अपोजिशन पार्टी का एक कर्तव्य और फर्ज होता है उस तरह से मुद्दे को नहीं उठा पाए सरकार के विरोध में? मेरे लगने या ना लगने से इस पे कोई निर्भर नहीं करेगा। राहुल गांधी को क्या लगता है, वो विपक्ष के नेता के तौर पर खुद की छवि गढ़ने में अभी तक सफल रहे हैं, ये उनका आकलन क्या कहता है? अगर वो अपने अभी तक जो भी उन्होंने मेहनत करी है उसमें सफल रहे हैं और उनको ऐसा लगता है तो वो बेहतर तरीके से जनता के बीच जा पाएंगे लोकसभा चुनाव में। अगर नहीं लगता है तो फिर नतीजे तो सबके सामने। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि 2014 में एक ऐसे नेता के सामने उनका डेब्यू हुआ है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर, जो कि 365 दिन पॉलिटिक्स करता है, या यूं कहे कि हर लम्हे में पॉलिटिक्स करता है, या यूं कहे कि हर सेकंड में चुनाव जीतने की प्लानिंग करता है। चाहे वो नागालैंड में चुनाव हो रहा हो, मणिपुर में हो रहा हो, असम में हो रहा हो, जनता को पता है कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है, लेकिन मोदी जी ने कैंपेन उस अंदाज में किया जैसे उनकी सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी यहां मात खा जाते हैं। तो आप यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी बहुत अनलकी हैं कि वो नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के रूप में खड़े हैं, और नरेंद्र मोदी बहुत लकी हैं कि उन्हें राहुल गांधी के रूप में विपक्ष मिला है। देखिए, कंफर्ट जोन हर पार्टी का होता है। सोनिया गांधी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो मोदी जी से बड़े नेता थे, हैं और रहेंगे। मेरे हिसाब से भले ही वो अभी जीवित नहीं है, लेकिन वही दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपने बात करी, सैनिक इंडिया का नारा दिया गया था और लोकसभा चुनाव को मेरी समझ से कुछ 6 महीने पहले करवा दिया गया था, और तब भी बोला जा रहा था, दावे किए जा रहे थे कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आएगी, लेकिन नतीजे बिल्कुल डिफरेंट थे। यूपीए की सरकार आ गई थी। अब ऐसा दौर वो तब के राजनेता भी नहीं समझ पाए, जैसा आप बोल रहे अटल बिहारी वाजपेयी। कांग्रेस के नेता सेम चीज बोल रहे हैं कि
2004 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो लोग मान के चल रहे थे कि अटल जी की सरकार रिपीट होने जा रही है, लेकिन उसके पहले विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी जीती लेकिन लोकसभा चुनाव हार गई। आप कोट करने के लिए बोल सकते हो कि वैसा अभी भी हो सकता है, लेकिन तब मोदी शाह नहीं थे जो 365 दिन पार्टी को चलाते हैं और चुनाव की एक ऐसी मशीन बना दी है कि जो हर वक्त जीतने के लिए लगे। यानी आप अटल आडवाणी के योगदान को कम देख रहे हैं मोदी शाह से? देखो, योगदान कम ज्यादा नहीं होता है। अगर आप ग्राफ निकालोगे, पार्टी खड़ा करना, संगठन चलाना अलग बात है, राज्यों में सरकारें बनवाना अलग बात है। अटल जी के टाइम पे त्रिपुरा में सरकार नहीं थी, अटल जी के टाइम पर अरुणाचल प्रदेश में सरकार नहीं थी, अटल जी के टाइम असम में सरकार नहीं थी। तो ये सब जो मैजिक हुआ है ना, वो मोदी शाह की वजह से हुआ है कहीं ना कहीं। देखिए, पूरे तरीके से एक बड़ी तस्वीर अभी इस वक्त जो गढ़ी गई है वो यही है कि हॉल बुक हो चुका है, तारीख फिक्स हो चुकी है, बीजेपी का नेता भी तय हो चुका है जिसे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी है। ऐसा विपक्ष सोच रहा है, वो खाली बस चुनाव लड़ रहा है क्योंकि मजबूरी समझ लो या कुछ भी समझ लो, चुनाव उन्हें लड़ना पड़ेगा क्योंकि उन बैकफुट पे जाए हुए दिखाई पड़ता है पूरा का पूरा विपक्ष। चाहे मायावती की बात कर लो, चाहे आप अखिलेश यादव की बात कर लो, चाहे राहुल गांधी की बात कर लो, पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आता है और फ्रंट फुट पर हमेशा बीजेपी नजर आती है। और मुझे जो साइन मिल रहा है ना कांग्रेस की ओर से, देखिए पहले ईवीएम की बात कौन करता था कांग्रेस पार्टी की ओर से? दिग्विजय सिंह। ठीक, पूरी पार्टी नहीं करती थी, लेकिन अब राहुल गांधी उसकी बात कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड पर कोई फैसला देता है तब तो आप ताली बजाते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चला दिया सरकार के ऊपर। जब उसी सुप्रीम कोर्ट से बोला जाता है कि ईवीएम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बावजूद भी राहुल गांधी बोल रहे हैं लोगों से कि ईवीएम में खराबी है, ये एक तरीके से हार के जो मुंह छिपाने के कारण है ना, वो कांग्रेस पार्टी अभी से ढूंढना शुरू कर दी। आशीष, 2004 में भी और 9 में भी दोनों चुनाव जब लोकसभा के हुए थे उस समय भी ईवीएम से ही चुनाव हुआ था, तो उस समय तो कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन जब बीजेपी 2 बार जीती तो ईवीएम पे दोष देना आपको क्या लगता है, ये सही है? बीजेपी जीती है, ईवीएम को दोष देना तो कहीं भी सही नहीं है। जिस तरीके से जयराम रमेश का बयान सामने आया, वो तो कह रहे हैं कि 20 साल बाद बीजेपी फिर से अपना वही काला इतिहास दोहराने वाली। उनको अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत नहीं रही, बीजेपी हार रही है। जैसे 2004 में थी, वैसे ही यूपीए इस बार फिर से सरकार बनाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि वो वही लग रहा है, वो बोल रहे हैं मान लो, या लग रहा है, वो खाली जनता के बीच जाके नहीं टटोल रहे हैं, बल्कि जो पिछले आंकड़े हैं आंकड़ों में सियासत करना चाह रहे हैं। जनता के बीच जाके सियासत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, आंकड़ों में करोगे तो फिर आपको सिर्फ आंकड़े ही मिलेंगे भाई, आंकड़े से आप सत्ता तक नहीं पहुंच पाओगे। विजेंद्र, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है, सीएए को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। सीएए का कितना असर पड़ेगा? क्या राम मंदिर के बाद बीजेपी ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? कह सकते, मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो वादा किया था वो निभाया है। सबसे ज्यादा बीजेपी के कोर इशू थे ना, वो बीजेपी ने 2019 से लेके 2024 तक में सॉल्व किए हैं। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो सॉल्व हुआ, 370 का मुद्दा सॉल्व हुआ, सीएए एक स्टेप है कॉमन सिविल कोड की तरफ। तो बीजेपी धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है और मोदी जी ने तो बोल दिया है कि हमारा लक्ष्य तो जो है वो है तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनाना है देश को। वो उस बड़ी पिक्चर को दिखा रहे हैं देश के लोगों को कि अगर इकोनॉमी बड़ी बनेगी तो आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको घर भी मिलेगा और आपके जीवन का जो स्तर है ना वो भी ऊपर। लेकिन एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सीए की जो बात की जा रही है ना, उसको लेकर एक ओबीसी साहब का बयान सामने आया। उन्हें मुस्लिमों का एक बड़ा नेता माना जाता है। उन्होंने इसको साफ तौर पर सीए को एनपीआर से जोड़ा, एनआरसी से जोड़ा और उन्होंने एक डेटा दिया असम से रिलेटेड, जहां पर करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च किए गए एनआरसी कराने के लिए, और उसमें करीब 19 लाख की आबादी थी जिसका नामो निशान गायब था एनआरसी से, जिसमें 10 से 12 लाख थे हिंदू और वहीं उसमें करीब 1.5 लाख थे मुस्लिम। तो ओबीसी साहब का कहना है कि बीजेपी के नेता चीख कर अब बोल रहे हैं कि असम के जो लोग एनआरसी से गायब दिखे थे उसमें से 10 से 12 लाख जो हिंदू है, सीए आने के बाद उनको तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो 1.5 लाख मुस्लिम हैं वो कहां जाएंगे? उनका कहना है साफ तौर पर कि सीए को एनआरसी जोड़िए और जो एनपीआर है उससे जोड़कर देखिए, तभी इसके असली मायने समझ में आएंगे और बीजेपी का एजेंडा भी है। इसमें आशीष एक ग्लिच ये है ना कि देखो बीजेपी ने जो डिजाइन किया है ना इस कानून को, वो आप जो बोल रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन जो हिंदू है, जो सिख है, जो पारसी है, जो जैन है, वो नेचुरली इंडिया के साथ आना चाहेगा ना। आप बांग्लादेश में मुस्लिम है, मुस्लिम कंट्री में वापस जाना आसान है। पाकिस्तान में अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम पाकिस्तान में मुस्लिम का रहना आसान है। आप बुला लीजिए, आप जिसको चाह रहे हैं उसको बुला लीजिए, आप हिंदू को बुला लीजिए, पारसी को बुला लीजिए, सिख को बुला लीजिए, लेकिन पहले आपके देश में जो आबादी है उसके पास ही रोजगार नहीं है, उसके
खाने के लिए रोटी नहीं, उसके बाद घर नहीं है, वो अपनी जिंदगी मुश्किल जी रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक मोटे आंकड़े के तौर पर ऐसे जब बांग्लादेश बना था तब भी यही हालात थे। इंदिरा गांधी ने क्यों आने दिया सबको? सबको क्यों आने दिया? मोटे तौर पर जो आएंगे 1 करोड़ की आबादी आ जाएगी, ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं कि 1 करोड़ आ जाएगी। उसके बाद रेप बढ़ेंगे, जब ईसाइयों की चिंता पश्चिमी देश करते हैं, अमेरिका करता है ईसाइयों की चिंता, वेटिकन सिटी से बोला जाता है ईसाइयों पे कभी भी अत्याचार होता है तो वेटिकन सिटी से पोप बोलते हैं। तो हिंदुस्तान की जमीन से अगर हिंदुत्व वाली सरकार है तो वो क्यों पक्ष नहीं लेगी? हिंदुत्व की सरकार आप मान रहे हैं? अरे भैया वो तो 365 दिन उसकी बात करते हैं। राम मंदिर किस लिए बनाया है? हिंदुत्व के लिए बनाया ना। सांप्रदायिक सरकार है विदेश में। सांप्रदायिक नहीं है, राष्ट्रीयता वाली सरकार है। नहीं, आपने बोला हिंदुत्व की सरकार है, आपने बोला हिंदुत्व की सरकार है, आपने बोला हिंदुत्व की सरकार है। बिल्कुल, हिंदू जो भारत के वासी हैं वो हिंदुत्व को मानते हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में मजहब को मानते हैं। केजरीवाल हिंदुत्व का मतलब नहीं बोलते हैं। हिंदुत्व का मतलब सनातन नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुत्व का मतलब सनातन नहीं है, सनातनी हिंदू नहीं है, सनातनी हिंदू नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये इसकी संज्ञा दी है कि जो भारत में रहते हैं वो हिंदू हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से पहले भी सनातन आ चुका है, बहुत पहले ही। आप ये बताइए, केजरीवाल ने जो कहा कि वो आएंगे भारत में, जितने भी शरणार्थी हैं तो रेप होंगे, ये वो वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं। केजरीवाल का जो कहीं ना कहीं डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं। राम मंदिर गए, उन्होंने रामलला के दर्शन किए, लेकिन अब वो मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं। वो डर तो नहीं था, उनको डर है, उनको हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। सियासी दल होने के बावजूद जगह जगह सुंदरकांड के पाठ भी होते हैं, मुस्लिमों की भी बात करते हैं, मुस्लिम बुजुर्गों को अयोध्या भी भेज रहे हैं, अयोध्या के वो तीर्थ स्थलों में भेजते हैं, हज पे। केजरीवाल से ज्यादा ममता बनर्जी डर गई हैं। उन्होंने रामनवमी की छुट्टी जो वापस लेने की घोषणा की थी उसे खत्म कर दिया, वहां पे भी रामनवमी की छुट्टी मिलेगी। तो ममता बनर्जी कितनी ज्यादा डरी हुई हैं। और आपको क्या लगता है इस बार ममता बनर्जी के सामने दिक्कत यह है कि एक तो वो एक परिवार को लेके चल रही हैं, जने वो उन्होंने अपना जो पावर है एक तरीके से ट्रांसफर करने की कोशिश की है अपने भतीजे को, जो अभिषेक बनर्जी को। ठीक है, होता यह है कि जब आप स्टेट में सरकार चलाते हो तो एंटी इनकम्बेंसी आती है। कहीं ना कहीं जो संदेश खाली की जो घटना हुई उससे एक मैसेज गया कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। बीजेपी के स्टेट में भी ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन नेशनल मीडिया उतना नहीं दिखाता जितना संदेश। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा, आपने तो कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें आ सकती हैं जिसका जिक्र सारे सर्वे में कवरेज मिला। ममता बनर्जी के डरने की बात करी है, ये अगर मायावती के लिए बोलते तो मैं मान लेता, लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल इस तरीके के नेता हैं जो जिस तरीके की राजनीति करते हैं। मोदी लोकसभा चुनाव तो खैर छोड़िए, आपने विधानसभा चुनाव देखा होगा बंगाल का, जिस तरीके से मोदी फ्रंट फुट पर राजनीति करते हैं, अमित शाह करते हैं, उनकी कैंपेनिंग देखती हो कितनी एग्रेसिव रही थी उस लोग विधानसभा चुनाव में। उसी तरीके की कैंपेनिंग की थी ममता बनर्जी ने और उसके परिणाम भी देखने को मिले। एक तरफा जीत हासिल कर दी, बीजेपी दूर दूर तक भटक गई, पहुंच गई बीजेपी। ये बहुत बड़ी बात है। अचानक से कभी आपने 2 से 75 पहुंच गई, लेकिन वोट शेयर 40% से ज्यादा हो गया। वोट शेयर से आप सीटें थोड़ी नहीं जीत लोगे, सीटें तो हारी बढ़ेंगे ना आने वाले चुनाव में। एक तरफा जीत चली। कहा जा रहा था मतुआ समुदाय बहुत नाराज है और अब तो सीए भी आ गया है। बड़ी बात एक संदेश होता है कि जब मोदी के नाम पर वोट पड़ते, मतलब बीजेपी की बात तो संदेश होगा और अदर्स दल की बात होगी तो क्या होगा, तो डर गए। डर नहीं गए मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है जहां मोदी फेस होते हैं ना, तेलंगाना में देखिएगा बम्पर सीटें मिलने वाली है बीजेपी। मोदी तो बहुत जगह मोदी जहां फेस है, मोदी जहां मोदी के नाम सरकार तो अभी बनी नहीं विधानसभा चुनाव में तेलंगाना, कर्नाटक में भी तो मोदी फेस थे विधानसभा चुनाव की। तो आप देखिए ना, कांग्रेस की सरकार थी 2019 में कर्नाटक में और कितनी सीटें मिली थी? नहीं, बीजेपी को बम्पर सीटें मिली वहां लोकसभा में। वहां का इतिहास रहा है पिछले 20-25 सालों में, लेकिन कर्नाटक क्या रहा था वो तो सबको पता है। कर्नाटक क्या रहा था कि पता चला कि कर्नाटक को छोड़िए, यूपी सरकार है, फिर उनके डिप्टी सीएम इधर चले गए, कहीं स्पीकर भाग रहा। ये बताइए कमलनाथ पिछले लोकसभा चुनाव में सीएम थे मध्य प्रदेश में, अब तो बीजेपी में आना चाह रहे हैं, बीजेपी में आना चाह रहे हैं मेरे भाई, तो बीजेपी में आना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, बीजेपी में आना चाह रहे हैं। बीजेपी ने जीती थी राजस्थान में, अशोक गहलोत थे, उनके बेटे हार गए थे चुनाव। 25 में से 25 बीजेपी ने। इस बार तो कांग्रेस के बड़े नेता पहले ही भाग। आप मान के चलिए कि स्टेट में किसी की भी सरकार हो, अगर मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चेहरा है, तो जनता मोदी के फेवर में वोट देगी। मोदी के फेवर में तो इलेक्टोरल बोर्ड को भी बता रहे हैं कांग्रेस। आशीष में आ रहा था उससे, लेकिन एक और सवाल है मेरा उससे पहले कि सीए आ गया है और कल अमित शाह एक निजी कार्यक्रम चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि सीए के बाद क्या एनआरसी आएगा, तो उन्होंने कहा एनआरसी पर मैं चुनाव के बाद जवाब दूंगा। तो आप
आपको क्या लग रहा है कि एनआरसी जैसे ही आएगा सीमा पाकिस्तान जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि नोएडा में ही रह रही हैं? सीमा पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी तो सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन सीमा का रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए इस पर राय दे सकते हैं हम। चुनाव लड़ने की भी बात हो रही थी बीच में। चुनाव लड़ कैसे लेंगे, उसके बाद नागरिकता ही नहीं है। नागरिकता बीजेपी आपने का कुछ भी कर सकती है, तो आप जैसे आप बोल रहे कैसे कर लेंगे, उसका एक तय मापदंड है कि इतने साल गुजारने पड़ेंगे आपको देश के अंदर, और आप तो एक घुसपैठिया की तरह आए हो। आप भले उनको सेलिब्रिटी बना दो, जब तक फ्री इंटरनेट रहेगा ऐसे ही लोग सेलिब्रिटी बनेंगे, उन्हीं को लोग देखेंगे, उन्हीं की रील देखेंगे। क्या सीमा का योगदान है भाई, जो जिसको 24 घंटे हाईलाइट में रखते हैं, मीडिया उठा के चलाता रहता है, क्या योगदान है? 2014 के पहले के जो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया उनको मिलेगी नागरिकता। सीमा हैदर अभी रिसेंट में आई है, वो सीए के क्राइटेरिया में नहीं आती है। एनआरसी जो आया उसके जरिए तो उनको बाहर ही जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एनआरसी की वजह से आपकी सरकार सीमा की जाने की तारीख फिक्स है। बस ये है कि जितना मुनाफा लिया जा सकता है वो लिया जा रहा है। मीडिया के पास भी मुद्दा है, सबको टीआरपी बहुत सारे यूट्यूबर्स को रोजगार भी मिल गया है, उनको रोजगार मिल गया है, उसके माने भुनाया जा रहा है। आशीष, यूपी पर आते हैं। कल समाजवादी पार्टी ने अपने 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और अब खबर है कि बीएसपी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या बीएसपी ने एक तरह से बीजेपी का जो मैदान है उसको सजा के तैयार कर दिया है कि आप जाओ आराम से 70-75 सीट जीतो? नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर मायावती काम कर रही है, ऐसा विरोधी कह रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने अभी कुछ सीटों पे ऐलान करे हैं तो उन पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जहां पर मतलब टक्कर दे सकते हैं। रायबरेली, अमेठी, कन्नौज में उम्मीदवार को उतारा, मतलब सपा का गढ़ मानी जाती है सीट में, वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया और वहां पर सुब्रत पाठक हमेशा से सपा के लिए मुश्किलें बनते रहे हैं। ऐसे में लग सकता है कि वहां पर सपा का भी खेल कर दे और बीजेपी का भी खेल कर दे। वो जिस तरीके हम तो सोच रहे हैं, मतलब जैसे विपक्षी दल करेंगे वो बी टीम है, लेकिन बड़ी बात नहीं, मायावती एक कदम आगे निकल जाए, सपा कांग्रेस। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि मायावती ने जिस तरीके से ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, उनको भी पता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पिछली बार सपा के साथ थी, इसलिए 10 तक आंकड़ा पहुंच गया और उसके पहले तो 0 ही आया था 2014 में। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए रास्ता आसान है, चौतरफा मुकाबला होगा, इंडी गठबंधन साथ में है तो कहीं जगह हो सकता है उसका फायदा मिले सपा को। राम मंदिर इसमें रामबाण का काम करेगा, रामबाण का काम करेगा या नहीं करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को बम्पर वोट मिलेंगे, जिसका अनुमान जो है राजनीतिक पंडित भी लगा रहे हैं। नहीं, राम मंदिर के नाम पर जो वोट की बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। इससे पहले जाति आधारित चुनाव हुए, जाति आधारित चुनाव बोलो चाहे फिर आप वोटों की राजनीति बोलो, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद संप्रदाय आधारित तरीके से बढ़ चुकी है ये राजनीति। ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है बीजेपी पे, धर्म के नाम पर बढ़ चुकी है एक तरफ, यानी बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। अभी जाति आधारित जो था कि पीडीए है और ओबीसी है, ये सब साइड में चला गया। मायावती का जो 20 से 22% दलित वोट बैंक था वो भी साइड चला गया। राम मंदिर के नाम पर एक नारा पहले बहुत यूपी में चलता था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज जय श्री राम ही बीजेपी को आगे लेके आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो पॉलिटिक्स करी, मुस्लिम तुष्टिकरण किया, जैसा कि इन पे अगर इन्होंने ऐसे नारे नहीं दिए थे तिलक तराजू और तलवार, आगे नहीं कहना चाहूंगा, ऐसे नारे नहीं दिए होते तो आज ये बैठे नहीं होते विपक्ष। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां 80-20 की बात आएगी ना, भले ही योगी आदित्यनाथ बोले कि 20 का मतलब कुछ और है, लेकिन 80 को इंटैक्ट करने के लिए सारे मुद्दे उछाले जाते हैं। 370 के हो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, इसका फायदा बीजेपी को मिलता भी है चुनाव। आशीष, शिवपाल यादव की सीट अभी तक तय नहीं हो पाई है। शिवपाल यादव की सीट तय है, बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। अभी धर्मेंद्र यादव की सीट तय नहीं है, उन्हें प्रभारी बनाया गया है कन्नौज का और आजमगढ़ का। अब ये दोनों सीटें मानी जाती है, सपा के गढ़ में है। उनके पास 2 बड़े नाम हैं जो कन्नौज या आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। अगर अखिलेश चाहेंगे तो कन्नौज से लड़ लेंगे या आजमगढ़ से। इनमें ब्रिजभूषण का क्या होगा, आप दोनों को क्या लगता है ब्रिजभूषण का क्या होगा? अजय मिश्रा कहीं ना कहीं सपा पे डोरे डाल रहे हैं, साइकिल पर सवार होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, जैसी उनकी छवि हो चुकी है अभी तक। तो वो साइकिल पर सवार होते दिख सकते हैं। इसी के साथ वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर भी यही बात कही जा रही है। वो भी बीजेपी इंतजार कर रहे हैं, टिकट नहीं मिली तो भी पाला बदल लेंगे। नेता हैं, सियासत रहेगी तो ही नेता रहेंगे, वरना तो फिर हाशिए पे चले। तो ब्रिजभूषण हो सकता है सपा में भी आ जाए, वो तो कयास चल रहे हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। हो सकता है उनको टिकट मिल भी जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जिनका टिकट होल्ड किया गया था, उनको बाद में दूसरी लिस्ट में टिकट मिला। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जैसे रमेश भिदोड़ी का भी टिकट कट गया है। हालांकि अजय मिश्रा टेनी को मिल गया है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिजभूषण का भी 50-50 है। अभी कहना 50-50 है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि यूपी की 80 सीटों पर
इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस ही एक ऐसा दल है, जन अलायंस है जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है। नहीं, इंडिया अलायंस के मुद्दे ही अलग है। वो आम जनता की बात पे बात नहीं कर रहे। जैसे उन्होंने 2019 में गलती करी, राफेल पे चिल्लाते रहे, राफेल राफेल राफेल, लेकिन उसका आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे चिल्ला रहे, इलेक्टोरल आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी ना, उसको बेनकाब करिए भाई। कुछ चिल्ला रहे हैं, ईवीएम पे चिल्ला रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे कर रहे हैं कि जिसको ठेके चाहिए थे उसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। बीजेपी अंबानी अडानी का नाम ही नहीं है उसमें। ईडीसी की जांच उनसे हटा दी, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पे। लेकिन जनता के मुद्दे जब तक आप नहीं छुएंगे तब तक आपको सत्ता नहीं मिलेगी, आप हाशिए पर ही रहेंगे। अगर आपको जनता के बीच जनाधार चाहिए तो जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। तो तमाम सर्वे बीजेपी के पक्ष में ही दिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यूपी में बीजेपी कितनी सीटों तक पहुंचेगी? मेरा आकलन ये कहता है कि बीजेपी अब तक का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करने जा रही है यूपी में, और खास तौर पर काऊ बेल्ट जो हिंदी बेल्ट कहा जाता है ना, वहां स्ट्राइक रेट बीजेपी का 95% रहने वाला है। आप आशीष? मेरी नजरिए में अगर यूपी की बात करोगे, खासकर यूपी में बीजेपी 50+ जाएगी। 50+ मतलब 50 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी यूपी में। 50 से ज्यादा और रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। 80 सीटें भी जा सकती है, 80 भी हो सकती है, वो तो 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। और बीएसपी के कितनी सीटें आएंगी फिर? बीएसपी 0 से 5 तक जा सकती है मायावती। 5 सीटें आपको लगता है? 0 से 5 आज के दौर में 5 नहीं, ऐसा तो तब भी कहा जा रहा था 2019 में। लेकिन मायावती का जो वोट बैंक 8% तब तो पुलवामा चलो बीजेपी के लिए, हाँ पुलवामा बीजेपी जाटा वोट बैंक है वो उनको मिलेगा, दलित वोट बैंक से भी भटक के उनके पास आएगा। और मायावती के कुछ ऐसे ब्राह्मण चेहरे भी हैं, सतीश मिश्रा का नाम है, जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का एक तबका उनकी तरफ चला जाता है। लेकिन चुनाव में असर नहीं दिख पाता है उनका, कहां सीट जीत पाते हैं वो? पिछली बार जीत तो गए थे 2019 लोकसभा चुनाव में। आप विधानसभा चुनाव की बात मत करिए। नहीं तो अगर आप 5 सीटें मायावती को दे रहे हैं तो एक बड़ी पिक्चर की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि साउथ में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा इस बार? पहले से तो बेहतर ही रहेगा, पहले से बेहतर रहेगा। आपको क्या लगता है तेलंगाना में जो एग्रेसिव कैंपेन पार्टी कर रही है, पार्टी तमिलनाडु में एग्रेसिव है, अन्नामलाई लीड कर रहे हैं कैंपेन को, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? ओवरऑल बात करें, ओवरऑल कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी, इस पे आपका क्या कहना है? वोट नहीं मिलता। ओवरऑल आपकी नजरिए से बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए मुझे लगता है कि 350 से नीचे ही एनडीए और बीजेपी दोनों रहेगी। तेलंगाना में हो सकता है बीजेपी 2-4 सीट जीत जाए, अन्नामलाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, और केरल में भी हो सकता है खाता खुल जाए बीजेपी का। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब चाणक्य का जो एग्जिट पोल आता है ना, वो बिल्कुल सच के करीब रहता है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब वो एग्जिट पोल आएगा, और हो सकता है कि बीजेपी 400+ हकीकत में दिखाई दे उस सर्वे में। उस दिन बीजेपी प्लस कितना जाएगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी 300 के आसपास के आंकड़े को जरूर छूती हुई दिखाई देगी। यानी आप दोनों मान रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार? ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, ऐसे जो अभी तक के जितने आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही। विजेंद्र को पद मिल जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ, ये बनेंगे, पक्का मंत्री बनेंगे, भगवा साइड भी पहन ली। चलिए, तो अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में बीजेपी इतिहास को दोहरा पाती है। जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 चुनाव जीते थे, तो क्या नरेंद्र मोदी उनकी रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे और बीजेपी और एनडीए भारत के इतिहास में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता प्राप्त करेगी? तो आप देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए और बने रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।